आज हम इतिहास के एक ऐसे दशक की चीर-फाड़ करने वाले हैं जब भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया था। हम बात कर रहे हैं 1920 के दशक की। हमारे पास जो दस्तावेज और नोट्स हैं वो ये बताते हैं कि यह कोई एक आंदोलन नहीं था, बल्कि जैसे कई आंदोलन एक साथ एक ही नदी में बहने की कोशिश कर रहे थे। सही कहा। और हर किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ और ही था। तो चलिए इसी उलझी हुई तस्वीर को जरा सुलझाते हैं। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भारत जैसे विशाल और अलग अलग सोच वाले देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन का विचार कैसे पनपा। हाँ, हमारे स्रोत एक बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। जब शहर का एक पढ़ा लिखा वकील, अवध का एक किसान और असम के चाय बगान का एक मजदूर ये सब स्वराज का नारा लगा रहे थे, तो क्या वे एक ही चीज मांग रहे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि एक ही शब्द आजादी के कितने मतलब हो सकते थे। टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी शुरू कर दिया। हाँ, और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ा। 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 सालों में जरूरी चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। दोगुनी? हाँ, जरा सोचिए, जो रोटी कल 1 रुपए की थी आज 2 रुपए की हो गई। और ये सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं था, गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे पूरे गांव में जबरदस्त गुस्सा था। बिल्कुल, एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ अपने बच्चों को जंग में भेजने का दर्द। और इसी बीच कुदरत ने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। 1918-19 और फिर 1920-21 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिससे खाने का एक भयानक संकट पैदा हो गया। और मानो इतना काफी न हो, इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। उनके मुताबिक अकाल और महामारी की वजह से करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मौत हुई। इतने सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि जंग के बाद शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए थे। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एक नए नेता महात्मा गांधी एक बिल्कुल नए विचार के साथ भारत के राजनीतिक मंच पर आए। वो विचार था सत्याग्रह। हाँ, और सत्याग्रह सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं था, ये एक पूरी सोच थी, एक फिलॉसफी। जी, इसका मूल विचार था सत्य की शक्ति पर टिके रहना और सत्य की खोज करना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ शांति से बैठ जाना नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निष्क्रिय विरोध नहीं था, ये एक बहुत ही सक्रिय शक्ति थी। गांधी जी का मानना था कि बदले की भावना या आक्रामकता के बिना भी एक सत्याग्रही अहिंसा के बल पर जीत सकता है। कैसे? इसके लिए जालिम के विवेक से अपील करनी होती थी, उसे सच देखने के लिए मजबूर करना होता था। उनका अटूट विश्वास था कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। और इस विचार को वो दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी सरकार के खिलाफ सफलतापूर्वक आजमा चुके थे। और भारत आकर उन्होंने इसी हथियार का इस्तेमाल यहाँ की जमीन पर करना शुरू किया। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के लिए। हाँ, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में लगान के बोझ तले दबे किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। और इन शुरुआती जीतों ने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, बल्कि भारत की जमीन पर भी ये कारगर हो सकता है। इसने आने वाले एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखी। और वो बड़ा आंदोलन था 1919 का रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह। ये कानून ये तो अपने आप में बहुत अजीब था। बिना मुकदमे के 2 साल जेल, ये तो किसी भी बुनियादी नागरिक अधिकार का मजाक था वाकई में। और इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौजूद भारतीय सदस्यों के जबरदस्त विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की असीमित शक्ति दे दी थी। किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर, हाँ, शक के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी इसी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन चाहते थे। 6 अप्रैल को हड़ताल से इसकी शुरुआत हुई और इसका असर भी तुरंत दिखा। हाँ, कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, रैलियां निकलीं, रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए,
बाजार बंद हो गए और सरकार घबरा गई। बुरी तरह घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं रेलवे और टेलीग्राफ जैसी जरूरी सेवाएं ठप ना हो जाए। उन्होंने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अमृतसर में कई स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया। और 10 अप्रैल को अमृतसर में हालात बिगड़ गए जब पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हाँ, उन्होंने बैंकों, डाकघरों पर हमले शुरू कर दिए। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमांड जनरल डायर के हाथ में आ गई। और इसके ठीक 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को वो हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन बैसाखी थी। बहुत से लोग आसपास के गांवों से मेला देखने और घूमने आए थे। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, नहीं पता था। और कुछ लोग वहीं बाग में सरकार के दमनकारी कानूनों का शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और डायर? जनरल डायर अपनी टुकड़ियों के साथ वहां पहुंचा। बाग से बाहर निकलने का जो इकलौता संकरा रास्ता था उसे बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। बिना चेतावनी के गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए। जब बाद में डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय का एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। इस घटना के बाद तो अहिंसा पर यकीन बनाए रखना भी मुश्किल हो गया होगा। पूरे उत्तर भारत में हिंसा भड़क उठी। हाँ, लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से झड़पें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए और सरकार ने भी इस विद्रोह को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वो तस्वीरें लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर रेंग कर चलने और हर साहिब को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। हिंसा को इस तरह फैलता देख गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। तो रॉलेट सत्याग्रह भले ही शहरों तक सीमित था, लेकिन इसने गांधी जी को यह एहसास करा दिया कि अगर कोई बड़ा आंदोलन करना है तो उसे पूरे देश में फैलाना होगा। और इसके लिए हिंदू और मुसलमानों का साथ आना जरूरी था। हाँ, और यहीं पर खिलाफत का मुद्दा सामने आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ था। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार गया था और अफवाहें जोरों पर थीं कि अंग्रेज तुर्की के सुल्तान, जो पूरी इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक गुरु यानी खलीफा भी थे, पर एक अपमानजनक संधि थोपेंगे। और दुनिया भर के मुसलमानों में इसे लेकर गुस्सा था, भारत में भी। बिल्कुल। और इसी गुस्से को एक मंच देने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनी, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा नेता शामिल थे। अली बंधु जी। गांधी जी ने इस मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने अली बंधुओं से बात की और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बाकी नेताओं को भी इस बात के लिए मना लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और इसी के साथ स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। हाँ, मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि गांधी जी को ये भरोसा कैसे था कि सिर्फ सहयोग वापस लेने से इतना बड़ा साम्राज्य ढह जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दांव था। यह दांव उनकी मशहूर किताब हिंद स्वराज में दिए गए एक बहुत ही बुनियादी तर्क पर आधारित था। 1909 वाली? हाँ, 1909 में लिखी थी। गांधी जी ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश राज इसलिए नहीं टिका है कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए टिका है क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। मतलब उनकी अदालतें, उनकी स्कूल, उनकी पुलिस, उनकी फौज, सब कुछ भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर हम भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो अंग्रेजों की ताकत का स्रोत खुद भारतीय ही थे, उनका सहयोग। हाँ, और इसी सोच पर असहयोग आंदोलन की पूरी योजना बनी। तय हुआ कि इसे चरणों में चलाया जाएगा। पहले लोग सरकार से मिली उपाधियां लौटाएंगे, फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और सबसे जरूरी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल। तो जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन पूरी ताकत से शुरू हुआ और शहरों में तो इसकी शुरुआत जबरदस्त रही। हाँ, शहरों में मध्य वर्ग ने इसे हाथों हाथ लिया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया। और आर्थिक मोर्चे पर तो इसका असर और भी गहरा था। बहुत ज्यादा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई, शराब की दुकानों के सामने धरने दिए गए। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा रह गया। आधा। जहां पहले 102 करोड़ रुपए का कपड़ा आता था, वो घटकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया।
जैसे जैसे बहिष्कार फैला, लोगों ने विदेशी कपड़े छोड़कर सिर्फ भारतीय कपड़े पहनना शुरू किया, जिससे भारतीय हथकरघा उद्योग को एक नई जान मिली। लेकिन फिर शहरों में ये जोश धीरे धीरे ठंडा क्यों पड़ने लगा? मतलब जोश तो बहुत था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की मजबूरियां शायद भारी पड़ गईं। आपने सही पकड़ा। इसके पीछे दो बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें थीं। पहली, खादी का कपड़ा। वो मिल में बने सस्ते विदेशी कपड़े से कहीं ज्यादा महंगा था। तो गरीब आदमी उसे कैसे खरीदता? वही बात है। और दूसरी बात, आपने ब्रिटिश स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उनके विकल्प कहाँ थे? अच्छा। भारतीय स्कूल, कॉलेज और अदालतें उतनी तेजी से खड़ी नहीं हो पाईं। आखिर में छात्रों और शिक्षकों को वापस सरकारी स्कूलों में लौटना पड़ा और वकील फिर से सरकारी अदालतों में दिखने लगे। तो शहरों की कहानी तो ये थी, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन शहरों से निकलकर देहात में पहुंचा, इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तो जब अवध के एक किसान ने स्वराज का नारा सुना, तो उसके लिए इसका मतलब तालुकदार और जमींदार से आज़ादी था, अंग्रेजों से भी पहले। बिल्कुल। अवध में आंदोलन की कमान बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं के हाथ में थी, जो खुद एक सन्यासी थे और फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने किसानों को उन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया, जो उनसे मनमाना लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे। बेगार यानी बिना कैसे दिए खेतों में काम। जी, तो किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान कम हो, बेगार खत्म हो और जमीन पर उनका हक हो। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व इस आंदोलन के हिंसक रूप से खुश नहीं था, है ना? हाँ, क्योंकि 1921 तक ये आंदोलन हिंसक हो चुका था। किसानों ने तालुकदारों के घरों पर हमले करने शुरू कर दिए, बाजारों में लूटपाट होने लगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय नेता किसानों को ये कहकर भड़का रहे थे कि गांधी जी ने ही ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं देना है और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। हाँ, गांधी जी का नाम हर तरह की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बहुत अजीब बात है कि लोग गांधी जी का नाम लेकर हिंसा कर रहे थे। क्या उन्हें लगता था कि गांधी जी ही ये चाहते हैं, या वे बस उनके नाम का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर रहे थे? ये एक जटिल सवाल है। शायद दोनों बातें थी। गांधी जी एक राष्ट्रीय प्रतीक बन चुके थे और दूर दराज के इलाकों में लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं और उम्मीदों के हिसाब से गढ़ लिया था। सही है। ऐसी ही एक बिल्कुल अलग तस्वीर हमें आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में देखने को मिलती है। अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी। तो राजू गांधी जी की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही हिंसा का रास्ता भी अपना रहे थे। ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। ये वाकई एक विरोधाभास था। गुडेम हिल्स के आदिवासियों का गुस्सा अंग्रेजों के नए वन कानूनों के खिलाफ था। सरकार ने जंगलों को बंद कर दिया था, जिससे आदिवासी न तो अपने मवेशी चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी या फल ले सकते थे। तो ये सिर्फ उनकी रोजी रोटी पर हमला नहीं था, ये उनके पारंपरिक अधिकारों पर हमला था। बिल्कुल। और जब सरकार ने उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो खुद को गांधी जी का अनुयायी भी बताते थे। हाँ, राजू गांधी जी की महानता के गीत गाते थे, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहते थे। लेकिन उनका मानना था कि भारत को आज़ादी अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से ही मिल सकती है। तो वो एक करिश्माई व्यक्ति थे। बहुत। वो दावा करते थे कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, वो गोलियों से भी बच सकते हैं। विद्रोही उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए और स्वराज हासिल करने के लिए एक गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंत में 1924 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। और इन सबसे अलग, शायद स्वराज की सबसे दर्दनाक व्याख्या असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की थी। उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था? उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चार दीवारी से बाहर निकलना और अपने गांव लौट जाना। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें बागानों में एक तरह से कैद करके रखा जाता था। उन्हें बिना इजाजत बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी और ये इजाजत उन्हें कभी मिलती नहीं थी। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन और गांधी राज के बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि उनकी कैद खत्म हो गई। हाँ, हजारों मजदूरों ने मान लिया कि गांधी राज आ रहा है और अब सबको उनके गांव में जमीन मिलेगी। इसी उम्मीद में वे अधिकारियों की बात न मानकर अपने घरों के लिए निकल पड़े। नारे लगा रहे थे, गांधी महाराज की जय। हाँ, लेकिन उनकी यात्रा वो एक त्रासदी में खत्म हुई।
रास्ते में रेलवे और स्टीमर की हड़ताल थी, वे फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत बेरहमी से पीटा। वे अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ रखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, 1920 का राष्ट्रीय आंदोलन कोई एक सीधी सीधी कहानी नहीं थी। ये कई अलग अलग उम्मीदों, शिकायतों और सपनों का एक संगम था। मंजिल एक ही थी, स्वराज, लेकिन हर किसी के हाथ में उसका नक्शा अलग था। यही इस दौर की सबसे आकर्षक बात है। एक ही नारा, स्वराज के लिए असहयोग, लेकिन उसकी व्याख्या देखिए। शहर में विदेशी कपड़े का बहिष्कार स्वराज था। अवध के किसान के लिए जमींदार से मुक्ति स्वराज थी। बुडेम की पहाड़ियों में जंगल पर अपना हक वापस पाना स्वराज था। और असम के बागान में उस कैद से निकलकर अपने गांव की मिट्टी को छू लेना स्वराज था। ये एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच और ताकत को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय समाज के अंदर मौजूद गहरे मतभेदों और शिकायतों को भी उजागर करता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर ऐसे काम भी कर रहे थे, यहाँ तक कि हिंसक काम भी, जिन्हें शायद वो खुद कभी मंजूरी नहीं देते। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब किसी नेता का विचार या कोई शक्तिशाली नारा जनता के बीच पहुंचता है, तो उसके असली मतलब पर किसका नियंत्रण रहता है? उस नेता का जिसने वो विचार दिया, या उन लोगों का जो उसे अपनी आशाओं और संघर्षों के रंग में रंग लेते हैं? इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी चीज से होती है, रोजमर्रा की चीज, एक मुट्ठी नमक। महात्मा गांधी गुजरात के समुद्र तट पर झुकते हैं, नमक उठाते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाती है। ये सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, ये आत्मसम्मान और आज़ादी की एक जबरदस्त घोषणा थी। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 1920 और 30 के दशक के भारत में ले जाते हैं। एक ऐसा दौर जब असहयोग आंदोलन वो थम चुका था और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा थी, नई बहस और एक अजीब सी बेचैनी थी। सवाल ये था कि अब आगे क्या? और सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि स्वराज एक शब्द था, लेकिन उसके मतलब हजारों थे। एक अमीर जमींदार जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा था, वो उसके खेत में काम करने वाले गरीब किसान की आज़ादी से बिल्कुल अलग थी, शायद उसके खिलाफ भी थी। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक देश जिसमें इतनी सारी उम्मीदें थीं, इतने विरोधाभास थे, वो एक साथ मिलकर खड़ा हुआ। और ये भी देखेंगे कि इस एकता की सीमाएं क्या थीं। तो इस बड़े आंदोलन के लिए मंच कैसे तैयार हुआ? कहानी की शुरुआत तो एक तरह के ठहराव से होती है ना। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेते। पूरे देश में एक निराशा का माहौल है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। स्रोत बताते हैं कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ बड़े नेता कहते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार के बनाए प्रोविंशियल काउंसिल्स के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। उनका तर्क था कि काउंसिल्स के अंदर रहकर सरकारी नीतियों का विरोध करना ज्यादा असरदार होगा। हम ये भी दिखा पाएंगे कि ये काउंसिल्स असल में लोकतांत्रिक हैं ही नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई। अच्छा, मतलब कांग्रेस के भीतर ही एक तरह का गुट बन गया। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। कौन लोग थे वो? दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे। वो इस काउंसिल पॉलिटिक्स में लौटने के विचार से सख्त खिलाफ थे। वो और ज्यादा उग्र जन आंदोलन चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बन गए थे। तो एक तरफ तो ये अंदरूनी खींचतान चल रही है और बाहरी दुनिया में भी हालात तेजी से बदल रहे थे। हाँ, और यही इस कहानी को और जटिल बनाता है। दुनिया भर में ग्रेट डिप्रेशन मतलब आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका था। स्रोत बताते हैं कि 1926 के बाद खेती से जुड़ी चीजों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 आते आते तो बिल्कुल ढह गईं। किसानों के लिए अपनी फसल बेचना और लगान चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। 1930 तक पूरा ग्रामीण भारत एक तरह से उबल रहा था। मतलब पूरा माहौल एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और अंग्रेजों ने वो चिंगारी दे दी। बिल्कुल। उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन भेजा। काम था भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना। अब मजे की बात यह थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सब के सब अंग्रेज थे। ये तो मजाक जैसा लगता है। मतलब भारत के भविष्य का फैसला करने वाले लोग और उनमें एक भी भारतीय नहीं। यही बात पूरे देश को चुभ गई। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो हर जगह साइमन गो बैक के नारों के साथ जोरदार विरोध हुआ।
कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी पार्टियों ने मिलकर प्रदर्शन किए। और इसी दौरान एक बहुत दुखद घटना हुई। लाला लाजपत राय वाली घटना? हाँ, लाहौर में एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। उन चोटों की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश के गुस्से को और भड़का दिया। तो अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। कांग्रेस के अंदर के युवा नेता भी ज्यादा आक्रामक रुख की मांग कर रहे थे। यहीं पर दिसंबर 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन आता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था वो। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आजादी, पूरी तरह से आजादी को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पूरे देश में लोग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे। ये बड़ी अजीब बात है। आज हम 26 जनवरी को इतना बड़ा दिन मानते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उस वक्त इस घोषणा पर बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आजादी या पूर्ण स्वराज एक बहुत ही अमूर्त आइडिया था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक आम किसान या मजदूर के लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना था? गांधी जी इस बात को समझते थे। उन्हें इस अमूर्त विचार को लोगों के जीवन के ठोस मुद्दों से जोड़ने का एक तरीका खोजना था। और यहीं से कहानी में नमक की एंट्री होती है। बिल्कुल। नमक, इतनी साधारण सी चीज, ये कैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया? क्योंकि नमक एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इसका इस्तेमाल करता था। ये भोजन की सबसे बुनियादी जरूरत थी। और इसी नमक पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा रखा था और उसके उत्पादन पर अपना एक अधिकार जमा रखा था। ये ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी चेहरे को दिखाता था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय अरविंद को एक लंबी चिट्ठी लिखी। उसमें 11 मांगे थीं। 11 मांगे? नमक के अलावा और क्या था उसमें? उसमें कुछ सामान्य हित की मांगे थीं और कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक अलग अलग वर्गों से जुड़ी थीं। गांधी जी की रणनीति ये थी कि मांगों को इतना व्यापक बनाया जाए कि समाज के सभी वर्ग उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। लेकिन उन सब में सबसे सीधी मांग थी नमक कर को खत्म करना। और ये एक तरह का अल्टीमेटम भी था। हाँ, पत्र में साफ लिखा था कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। और इरविन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक, दांडी मार्च। हाँ, स्रोत बताते हैं कि गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। मंजिल थी 240 मील दूर गुजरात का तटीय कस्बा दांडी। ये यात्रा 24 दिनों तक चली। वो हर दिन लगभग 10-12 मील चलते थे। रास्ते में जहां भी वे रुकते, हजारों लोगों ने सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। गांधी जी उन्हें स्वराज का असली मतलब समझाते और शांतिपूर्वक अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ने का आग्रह करते। 6 अप्रैल 1930 वो दांडी पहुंचे। और फिर उन्होंने समुद्र का पानी उबाला, नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। बस वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई पूरे देश में। तो ये आंदोलन सिर्फ नमक तोड़ने तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में फैल गया। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आपने शुरू में उठाया था, इसमें कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हुए और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। यहीं पर यह कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के अनुसार हर समूह के शामिल होने की अपनी वजह थी। मिसाल के तौर पर ग्रामीण इलाकों में अमीर किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग तो काफी संपन्न थे, वे क्यों शामिल हुए? क्योंकि वे व्यापारिक फसलें उगाते थे। आर्थिक मंदी और गिरती कीमतों से उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। उनकी नकद आय लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। इससे उनमें जबरदस्त गुस्सा था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है ना? हाँ, एक बड़ा ट्विस्ट है। जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया और लगान दरें भी नहीं घटाई गई, तो वे बहुत निराश हुए। और जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, तो उनमें से कई ने हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। तो अमीर किसान तो नाराज हो गए, लेकिन मैं सोच रही हूँ उनके खेतों पर जो गरीब किसान काम करते थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्या वो भी लगान को ही अपना दुश्मन मानते थे या कोई और भी था? बहुत अच्छा सवाल है। गरीब किसानों की लड़ाई दो तरफा थी। एक तरफ सरकारी लगान और दूसरी तरफ जमींदार का भाड़ा। मंदी के कारण वे जमींदारों को भी किराया नहीं चुका पा रहे थे। वे चाहते थे कि उनका बकाया भाड़ा माफ कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस भाड़ा नहीं जैसे अभियानों का खुलकर समर्थन करने से हिचकिचाती थी। क्यों? ऐसा क्यों था?
क्योंकि कांग्रेस अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। वही लोग तो आंदोलन को आर्थिक मदद दे रहे थे। इस वजह से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच के संबंध कभी बहुत मजबूत नहीं हो पाए। उनके लिए स्वराज का मतलब था जमींदार के शोषण से मुक्ति, जो कांग्रेस के एजेंडे में फिट नहीं बैठता था। और शहरों में क्या हो रहा था? बिजनेस क्लास का क्या रुख था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसी बड़े उद्योगपतियों ने शुरू में आंदोलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने आर्थिक मदद दी, विदेशी सामान खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। उनके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा दौर जब व्यापार पर ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध नहीं होंगे और उनका बिजनेस बिना किसी रोक टोक के फल फूल सकेगा। लेकिन बाद में उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, जैसे ही आंदोलन थोड़ा हिंसक होने लगा और गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया, वे घबराने लगे। कांग्रेस के युवा नेताओं में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने भी उन्हें चिंतित कर दिया। तो जैसे जैसे बड़े उद्योगपति कांग्रेस के करीब आए, मजदूर वर्ग शायद दूर होता गया। बिल्कुल यही हुआ। औद्योगिक मजदूरों ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, सिवाय नागपुर जैसे कुछ इलाकों के। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस मजदूरों की मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने से हिचकिचाती थी। उसे डर था कि इससे उद्योगपति नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ मजदूरों ने हिस्सा लिया। हाँ, कुछ मजदूरों ने गांधीवादी विचारों को अपनी लड़ाइयों से जोड़ा, जैसे विदेशी चीजों का बहिष्कार। छोटा नागपुर की टिन खदानों में हजारों मजदूरों ने गांडी टोपी पहनकर रैलियों में हिस्सा लिया, पर ये संगठित रूप से आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। और महिलाएं, स्रोतों में उनकी भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया है। उनकी भूमिका कैसी थी? महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। गांधी जी के आह्वान पर हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, शराब की दुकानों पर धरना दिया। कई तो जेल भी गई। उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना एक पवित्र कर्तव्य माना। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास है। हाँ, एक बड़ा विरोधाभास है। सार्वजनिक जीवन में उनकी इस बढ़ी हुई भूमिका का ये मतलब नहीं था कि उनकी सामाजिक स्थिति में कोई क्रांतिकारी बदलाव आया। गांधी जी खुद मानते थे कि महिलाओं का असली कर्तव्य घर संभालना, एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनना है। और कांग्रेस भी लंबे समय तक संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद देने से हिचकिचाती रही। तो ये साफ है कि स्वराज की इस लड़ाई में हर किसी के अपने अपने हित थे, अपनी अपनी उम्मीदें थीं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जो इस पूरी अवधारणा से ही खुद को अलग महसूस कर रहा था? हाँ, और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। एक बड़ा समूह था देश के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का, जो 1930 के दशक से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। उनकी भागीदारी सीमित क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था। उसे रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं के नाराज होने का डर था। गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा। लेकिन कई दलित नेता, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अपने समुदाय की समस्याओं के लिए एक अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे। वो राजनीतिक समाधान क्या था? वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और एक अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दलित प्रतिनिधि चुनकर आ सकेंगे जो अपने समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। इसी मुद्दे पर लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अंबेडकर के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी पुणे के येरावदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ गांधी जी जेल में आमरण अनशन पर हैं, उनकी जान दांव पर लगी है। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर हैं जो अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए अड़े हुए हैं। बिल्कुल, पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये दो बहुत बड़े विजन के बीच एक जबरदस्त टकराव का नतीजा था। गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को हिंदू समाज से हमेशा के लिए अलग कर देगा। अंत में 1932 के पूना पैक्ट के तहत एक बीच का रास्ता निकाला गया। दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं, लेकिन वोटिंग सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा ही होनी थी। इसके बावजूद दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा शक की नजर से देखता रहा। और दलितों के अलावा दूसरा कौन सा समूह था जिसकी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी? भारत के कई मुस्लिम राजनीतिक संगठन असहयोग खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। लेकिन ये अलगाव सिर्फ भविष्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था या इसकी जड़ें और गहरी थीं? जड़ें गहरी थीं। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस
हिंदू महासभा जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के ज्यादा करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब हुए, दोनों समुदायों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता मुसलमानों के लिए केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में इन मांगों को खारिज कर दिया गया। उस पल के बाद दोनों समुदायों के बीच एकता की जो भी उम्मीदें थीं, वे लगभग खत्म हो गईं। तो जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं थी। ये कई अलग अलग संघर्षों, उम्मीदों और आज़ादी के अलग अलग विचारों का एक संगम था। बिल्कुल। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि स्वराज का कोई एक मतलब नहीं था। एक अमीर किसान के लिए इसका मतलब लगान से मुक्ति थी, एक व्यापारी के लिए व्यापार की स्वतंत्रता, एक दलित नेता के लिए सामाजिक सम्मान और राजनीतिक अधिकार, और एक महिला के लिए शायद राष्ट्र सेवा के जरिए एक नई सार्वजनिक पहचान। हाँ, इन अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से टकराने वाले दृष्टिकोणों को समझना ही स्वतंत्रता संग्राम की जटिलता को समझना है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। इन स्रोतों में भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जैसे क्रांतिकारियों का भी जिक्र है। उनका रास्ता गांधी जी के अहिंसक रास्ते से बिल्कुल अलग था। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, क्रांति मानव जाति का एक अविच्छेद्य अधिकार है, स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में कोई राष्ट्र ये कैसे तय करता है कि कौन सा रास्ता सही है, अहिंसा का या क्रांति का, और आज़ादी का उसके अलग अलग लोगों के लिए वास्तव में क्या अर्थ है। किसी भी देश को एक राष्ट्र को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ, बड़े बड़े आंदोलन और मतलब कानून से बन जाता है? या फिर एक देश को जोड़ने के लिए कहानियों, गानों, तस्वीरों और कुछ खास प्रतीकों की भी जरूरत पड़ती है, वो चीजें जो लोगों के दिलों में बस जाएं। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प सवाल को कुरेदने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दो सिरे एक दूसरे को लगातार खींच रहे थे। एक तरफ कोशिश थी सबको एक धागे में पिरोने की, एक साझा पहचान बनाने की, और दूसरी तरफ थीं वे राजनीतिक और सामाजिक दरारें जो इस एकता के धागे को कह सकते हैं तोड़ने पर तुली थीं। तो ये एक तरह की रस्साकशी थी। एक तरफ वो धागे जो भारत को एक साथ खींच रहे थे, कहानियां, गीत, एक झंडा, और दूसरी तरफ थी वो ताकतें जो उसे तोड़ने पर आमादा थीं। डर, अविश्वास और सत्ता की राजनीति। आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी रस्साकशी को समझना है कि भारत का विचार कैसे गढ़ा गया और इस विचार को अपने ही भीतर से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत उस सिरे से करते हैं जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब लाखों अलग अलग सोच और पहचान वाले लोगों को ये महसूस कैसे कराया जाए कि वे सब एक हैं, एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये लोगों की कल्पना को एक साथ लाने की लड़ाई थी। स्रोतों में सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका जो नजर आता है वो है राष्ट्र को एक इंसानी शक्ल देना, एक ऐसी छवि जिससे हर कोई जुड़ सके। और वो छवि थी भारत माता की। जी, भारत माता, एक माँ की छवि। जी, ये तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत वंदे मातरम से, जो उन्होंने 1870 के दशक में लिखा था। पर इस विचार को एक चेहरा मिला 1905 में, जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी मशहूर पेंटिंग बनाई। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनकी भारत माता एक सन्यासिनी जैसी थीं, एकदम शांत, सौम्य, आध्यात्मिक। मैंने वो पेंटिंग देखी है। मतलब वो शिक्षा दे रही हैं, भोजन दे रही हैं, वस्त्र दे रही हैं। उनके हाथ में एक माला भी है। जी, जो उनके तपस्वी होने पर जोर देती है। लेकिन एक सवाल उठता है, एक राजनीतिक आंदोलन के लिए क्या एक माँ की ये शांत और आध्यात्मिक छवि थोड़ी नरम नहीं थी? मतलब लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए क्या सिर्फ एक शांत माँ की तस्वीर काफी थी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें राष्ट्रवाद के बदलते स्वभाव में मिलता है। शुरुआती दौर में आंदोलन अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों को फिर से खोजने पर ज्यादा केंद्रित था।
मतलब ये बताने की कोशिश कि हमारी सभ्यता महान है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष तेज हुआ, इस छवि में भी एक बड़ा बदलाव आया। अच्छा, वो कैसे? बाद में बाजारों में जो तस्वीरें बिकने लगीं, वो टैगोर की पेंटिंग से बहुत अलग थी। स्रोत बताते हैं कि उन तस्वीरों में भारत माता के हाथ में त्रिशूल होता था और वे शेर और हाथी के बीच खड़ी होती थीं। ओहो, मतलब सीधे सीधे शक्ति और सत्ता के प्रतीक। हाँ, ये बदलाव सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं था, ये राष्ट्रवाद के मनोविज्ञान को दिखाता है। आंदोलन अब सिर्फ सांस्कृतिक गौरव की नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति हासिल करने की बात कर रहा था। तो एक आध्यात्मिक माँ से एक शक्तिशाली, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली माँ तक का सफर, जी ये तो वाकई दिलचस्प है। जी। तो एक तरफ ये तस्वीर थी, और क्या था? स्रोत लोक कथाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और ये भी उतना ही जरूरी था। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नत्तेसा शास्त्री जैसे राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत की असली आत्मा, उसकी संस्कृति इन लोक कथाओं, गीतों और किंवदंतियों में बसती है। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये हमारा राष्ट्रीय साहित्य है, जिसे बाहरी ताकतों ने, खासकर अंग्रेजों ने, या तो भ्रष्ट कर दिया है या दबा दिया है। तो उन्होंने इसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। वे गांव-गांव घूमे, भाटों और चारणों से ये कहानियां सुनी और उन्हें रिकॉर्ड किया। नितेशा शास्त्री ने तो तमिल लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा 4 वॉल्यूम का कलेक्शन भी छापा। अच्छा। उसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि ये कहानियां लोगों के असली विचारों और चरित्र की सबसे भरोसेमंद झलक देती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं था कि हम सिर्फ अतीत का महिमा मंडन कर रहे थे और उस दौर की सामाजिक समस्याओं जैसे जातिवाद या गरीबी को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। और हाँ, ऐसा करने में कई बार अतीत की समस्याओं को अनदेखा किया गया, लेकिन उस समय राष्ट्रवादियों का मकसद कुछ और था। वे एक ऐसी साझा कहानी बनाना चाहते थे जिस पर सब गर्व कर सकें, जो लोगों को ये महसूस कराएं कि उनका अतीत महान था और उन्हें वर्तमान की गुलामी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और गर्व जगाने के लिए झंडे जैसे सीधे प्रतीक भी तो थे। निश्चित रूप से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एक तिरंगा झंडा बनाया गया, लाल, हरा और पीला। हाँ। स्रोत बताते हैं कि उसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतीक के तौर पर 8 कमल के फूल थे और हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए एक अर्धचंद्र भी था। और फिर 1921 में गांधी जी का स्वराज ध्वज आया, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। हाँ, वो भी एक तिरंगा था, लाल, हरा और सफेद। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसके केंद्र में बना चरखा। आत्मनिर्भरता का प्रतीक। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। स्रोत बताते हैं कि उस झंडे को जुलूसों में लेकर चलना और उसे ऊंचा उठाए रखना ब्रिटिश राज की सीधी अवहेलना का प्रतीक बन गया था। मतलब ये कहना था कि हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते, हमारा अपना प्रतीक है। सही कहा आपने। तो तस्वीरें, कहानियां, झंडे, ये सब एक नई राष्ट्रीय कहानी गढ़ने की कोशिश थी। इसका मतलब तो ये भी हुआ होगा कि इतिहास को भी एक नए नजरिए से देखा जा रहा था। जी बिल्कुल। ये उस अंग्रेजी नजरिए को सीधी चुनौती थी जो भारतीयों को पिछड़ा हुआ, असभ्य और खुद पर शासन करने में असमर्थ मानता था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के उस गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया जब कला, विज्ञान, गणित, धर्म और व्यापार अपने चरम पर थे। मकसद साफ था, लोगों के मन से हीन भावना को निकालना और उन्हें ये यकीन दिलाना कि वे अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जी। तो ये सभी प्रतीक, भारत माता, तिरंगा, लोक कथाएं, एक आदर्श भारत की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन जब असली दुनिया में इस तस्वीर को उतारने की कोशिश हुई, तो क्या सभी लोग खुद को उस तस्वीर में देख पा रहे थे? यहीं पर असली मुश्किलें शुरू हुई। और यही इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जटिल सिरा है, जहां एक तरफ सांस्कृतिक एकता बनाने की ये सारी कोशिशें चल रही थीं, वहीं जमीनी राजनीति दरारें पैदा कर रही थी। अच्छा, स्रोत 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को एक बड़े मोड़ की तरह दिखाते हैं। वहां ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ये एक मौका था जब हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व एक समझौते पर पहुंच सकते थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कथित तौर पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ने को तैयार थी। एक सेकेंड, ये अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या था? क्या ये आज की सीटों के आरक्षण जैसा कुछ था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। ओहो। और बाकी समुदायों के लोग अपने उम्मीदवारों के लिए।
इसने राजनीतिक प्रक्रिया को धर्म के आधार पर पूरी तरह से बांट दिया था। तो फिर तो एक साझा नागरिक पहचान बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। बिल्कुल, और इसीलिए ये इतना बड़ा और विवादास्पद मुद्दा था। समझ गई। तो जिन्ना ये मांग छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। हाँ, उनकी 2 मुख्य शर्तें थीं। पहली, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं, और दूसरी, बंगाल और पंजाब जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। ये तो एक समझौते का रास्ता लग रहा है। लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा के एक प्रभावशाली नेता M.R. जयकर ने इस समझौते का खुलकर और जोरदार विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि बातचीत टूट गई। तो सुलह की जो एक उम्मीद जगी थी वो वहीं खत्म हो गई। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी असफलता नहीं थी। ये शायद वो पल था जब दोनों समुदायों के राजनीतिक रास्ते हमेशा के लिए अलग होने लगे। और इसका नतीजा हुआ शक और अविश्वास। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल पहले से ही बन चुका था। कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करते हुए मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने आंदोलन में उस तरह हिस्सा नहीं लिया जैसा उम्मीद की जा रही थी। कई मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों को ये डर सताने लगा था कि आज़ाद भारत में उनकी संस्कृति और पहचान एक हिंदू बहुमत के नीचे दब जाएगी। तो जो दरारें 1928 में दिखीं वो 1930 तक और भी गहरी हो चुकी थीं। और यहीं पर सर मोहम्मद इकबाल का वो मशहूर भाषण आता है ना। हाँ, 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दिया गया उनका भाषण बेहद महत्वपूर्ण है। इसे बाद में पाकिस्तान की मांग का, कह सकते हैं, बौद्धिक आधार माना गया। अच्छा। इकबाल ने तर्क दिया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना कोई संकीर्ण सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि ये उनके समुदाय के पूर्ण और स्वतंत्र विकास के लिए जरूरी है। तो वो इसे एक तरह से अपने समुदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी मान रहे थे। हाँ, और यहाँ वो राष्ट्र की परिभाषा को ही एक नई शक्ल दे रहे हैं। वो कैसे? उनका कहना था कि भारत यूरोप जैसा नहीं है, जहाँ देश क्षेत्रीय इकाइयों से बने हैं। भारत सांप्रदायिक समूहों से बना एक महाद्वीप है। इसलिए इस हकीकत को समझे बना यूरोप का लोकतंत्र यहाँ थोपना एक गलती होगी। इसी तर्क के आधार पर वो भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत बनाने की मांग को पूरी तरह से जायज ठहराते हैं। तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि भारत में एक राष्ट्र का विचार ही मुमकिन नहीं है, बल्कि यहाँ राष्ट्रों के भीतर एक राष्ट्र की संरचना होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो अपनी चिंता में एक और परत जोड़ते हैं, मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन। अच्छा। वो मुसलमानों की सामान्य आर्थिक हीनता और उनके भारी कर्ज का भी जिक्र करते हैं। अब इसे उन सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़कर देखिए जिनकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, सही बात है। अगर राष्ट्र का गौरवशाली अतीत मुख्य रूप से हिंदू प्रतीकों से दिखाया जा रहा है, अगर भारत माता की छवि हिंदू देवियों से प्रेरित है, तो ये दूसरे समुदायों के लोगों को अलग थलग महसूस करा सकता है। ये उन डरों को और मजबूत कर सकता है जिन्हें इकबाल आवाज दे रहे थे। तो एक तरफ एकता की कोशिशें और दूसरी तरफ ये गहरी होती खाई। हम देख सकते हैं कि रस्साकशी कितनी तेज हो गई थी। लेकिन फिर भी एक दशक बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो एक बहुत बड़ा और व्यापक जन आंदोलन था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पेचीदा और दिलचस्प पहलू है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी अंग्रेजों को कमजोर कर दिया था। और ऐसे में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। जी, और ये वाकई एक जन आंदोलन बन गया। इसमें हजारों आम लोग, छात्र, मजदूर, किसान खुद ब खुद कूद पड़े। इसमें महिला नेताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना? जबरदस्त भूमिका थी, जिनके नाम अक्सर इतिहास में खो जाते हैं। जैसे बंगाल में 73 साल की मातंगिनी हाजरा, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी गई थी, या असम की युवा कनकलता बरुआ, जो थाने पर तिरंगा फहराते हुए शहीद हुई। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने कुछ समय के लिए बाकी सभी मतभेदों को पीछे धकेल दिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा एक गोंद की तरह काम कर रहा था, जो सबको जोड़ रहा था। लेकिन स्रोत का जो निष्कर्ष है वो हमें फिर से उसी बुनियादी समस्या पर वापस ले आता है। हाँ, और वो निष्कर्ष ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से ने अलग अलग समूहों को एक साथ तुला दिया, लेकिन औपनिवेशिक शासन से आजादी का मतलब भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। कांग्रेस ने इन मतभेदों को पाटने की बहुत कोशिश की, लेकिन एकता अक्सर टूट जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई एक सीधी रेखा में नहीं चल रही थी।
बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवादी एकता के बड़े बड़े दौर के बाद अक्सर अंदरूनी कलह और बिखराव का दौर आता था। स्रोत इसे बहुत अच्छे से कहता है। इसका नतीजा था एक ऐसा राष्ट्र जिसमें कई आवाजें औपनिवेशिक शासन से आजादी चाहती थीं। हर आवाज आजादी तो चाहती थी, लेकिन शायद अपने अपने तरीके की आजादी। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक तरफ हम देखते हैं कि एक राष्ट्र की कल्पना की जा रही है साझा प्रतीकों, कहानियों और इतिहास के जरिए। भारत माता की छवि, लोक कथाएं, तिरंगा झंडा, ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से एक साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय जमीनी हकीकत कुछ और थी। पहचान, प्रतिनिधित्व और भविष्य में सत्ता किसके हाथ में होगी, इसे लेकर गहरी चिंताएं ऐसी दरारें पैदा कर रही थीं जिन्हें भरना बहुत मुश्किल था। अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर बहस, मुस्लिम बुद्धिजीवियों का डर और इकबाल का तर्क, ये सब दिखाते हैं कि एकता बनाना सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता के संतुलन का भी खेल था। तो इन स्रोतों को पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि एक राष्ट्र का निर्माण कोई सीधी सपाट प्रक्रिया नहीं है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और किस्सा खत्म। बिल्कुल। ये एकता और अनेकता, एक साझा सपने और अलग अलग आकांक्षाओं के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत है, एक रस्साकशी है जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। हमने देखा कि कैसे भारत माता की छवि एक शांत आध्यात्मिक माँ से एक शक्तिशाली सशस्त्र देवी में बदल गई जिसके हाथ में त्रिशूल है। किसी राष्ट्रीय प्रतीक का ये बदलाव अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते एक राष्ट्रवादी आंदोलन के बदलते मिजाज के बारे में हमें क्या बताता है? क्या इसका मतलब ये है कि हर आंदोलन, चाहे वो कितना भी शांतिपूर्ण क्यों न हो, एक समय के बाद आक्रामक होने के लिए मजबूर हो जाता है? सोचने वाली बात है।